जो भी चीज़ वो मुझ पे लगाते हैं, जो चीज़ भी मुझ पे बोलते हैं, वो उनके पास उनका कोई जवाब नहीं है, तो उनके पास कोई सबूत है मेरे खिलाफ। मैं अब हाजी मस्तान के बारे में आपसे अपनी चर्चा कर रहा हूं। उसके आने को किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसके रहने और जाने से हर कोई इत्तेफाक रखता है। वो आज भी जिंदा है हमारे बीच। हम किन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में है। और जिसने ऐसा किया है उसका नाम हाजी मस्तान है। 60 से 80 दशक के बीच मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला मुंबई का पहला डॉन हाजी मस्तान की चर्चा कर रहा है। तमिलनाडु के कुट्टलूर जिले में 1926 ईस्वी में जन्मा यह बच्चा 8 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मुंबई आया। पूंजी के नाम पर गरीबी, तंगहाली और अभाव ही अभाव था, लेकिन भविष्य में कुछ बड़ा घटित होने वाला है, यह उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता था। लंबी रेस के घोड़े का सारे जो शुरू में पिछड़ता है और बाद में रफ्तार पकड़ता है और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। दो वक्त रोटी के लिए 8 साल से 18 साल तक अपने पिता के साथ मुंबई के क्रिफोर्ड मार्केट में साइकिल रिपेयरिंग एवं पंक्चर बनाने के काम शुरू किया। फिर भी 2 वक्त की रोटी ढंग से मिलती नहीं थी। भूख और रोटी की लड़ाई हमेशा चलती रहती थी। उस वक्त भूख थी लेकिन रोटी नहीं था। हाँ, सपने जरूर देखा करता था। जब इसके दुकान से बड़ी लंबी गाड़ी गुजरती थी, एक टक से देखा करता था और देखने की मुद्रा तब भंग होती थी जब पिता के बार बार कहने पर रहते रहते कहाँ खो जाते थे। मस्तान खुद से रोज सवाल करता था, मेरे पास तो लंबी गाड़ी होगी, आलीशान बंगला होगा। इस कश्मकश में जिंदगी गुजर रही थी, तभी इसका दोस्त ने कहा, दिन भर तुम साइकिल रिपेयरिंग का काम कर कितने पैसे कमा लेते हो, तुम्हारे घर की रोटी भी नहीं चलती, तुम मेरे साथ डॉक और कुली बनने क्यों नहीं आते? वहाँ तुम्हारी कमाई भी अच्छी होगी और लोगों से जान पहचान भी बढ़ेगा, तुम्हें पैसा मिलेगा और तुम्हारी गरीबी भाग जाएगी। दोस्तों की बात सुनकर ये 18 साल का लड़का 3-4 दिन सो नहीं पाया। विचारों का दौर इसकी नींद हराम कर रही थी। पिता को अपना निर्णय सुनाना तथा वर्षों से कर रहे एक काम को छोड़कर नया काम डॉक पर कुली बनना में मन ही मन जंग शुरू हो गया था। दिल और दिमाग की लड़ाई में इसका तेवर इसका साथ दिया। पिता को अपना निर्णय सुनाया और डॉग को कुली बनने चला गया। यह दौर 1940-50 का था।
अपने अंदाज एवं काम करने के तौर तरीके से पहचान तेजी से बनाने लगा। शायद इसकी किस्मत को इसी दिन का इंतजार था। सपने हकीकत में बदलने के लिए हिलोर मारने लगा। भूख और गरीबी पीछे छूटने लगी थी और साइकिल रिपेयरिंग से होने वाली आमदनी से 4-5 गुना अधिक आय भी होने लगी। इसकी जिंदगी करवटें बदलने लगी। सोच और सपने को साकार करने के लिए तो उस दिशा में अपना कदम मजबूती से आगे बढ़ाने लगा। पहचान इतना बढ़ा कि टॉक पर सब इसको जानने लगा। दोस्ती भी बढ़ने लगी। यह सब इसके तेवर एवं काम करने के तरीके का फल था। इसी समय का एक वाक्य है। इन दिनों हर हफ्ते डॉक पर हर पुलिस से शेख खान पठान द्वारा हफ्ता वसूली किया जाता था। हर हालत में हर पुलिस को हफ्ता देना ही पड़ता था। जो नहीं दिया उसे मार पीट कर वहां से भगा दिया जाता था। हाजी मस्तान को लगा इतना मेहनत से पैसा कमाते हैं तो उनका हफ्ता क्यों नहीं देने का फैसला किया और दोस्तों ने समझाया पंगा मत लो, लेकिन यह माना नहीं। हफ्ते वसूली के दिन ये हफ्ते देने से इनकार कर दिया। शेख खान पठान के लोग इसका पैसा छीनने लगा और मारपीट शुरू कर दिया। तभी हाजी मस्तान ने बगल में रखे लोहे के रॉड से इन लोगों को इतना मारा कि डर से सब भाग गए। इसी सीन को फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन द्वारा फिल्माया गया है, जहाँ ये डॉग पर हफ्ता देने से इनकार करता है और मवालियों के घर में घुस से मारता है। आप सभी ने फिल्म दीवार में देखी होगी, इसमें यह सीन दिखाई पड़ा होगा। डॉग पर शेख पठान एवं इसके मवालियों को मारने के बाद यह काफी पॉपुलर हो गया। यहीं से इसकी हिम्मत और हौसले की प्रभाव चढ़ने लगा। उन दिनों डॉक पर आने वाले अधिकतर जहाज के मालिक अरब शेख हुआ करते थे। इनकी जुबान अरबी थी। हाजी मस्तान उर्दू जानता था, लेकिन रहते रहते अरबी जुबान समझने लगा था। जब पैसे आने लगता है तो जिंदगी के जोखिम भरे काम के प्रति आकर्षण भी बढ़ने लगता है। यहीं पर हाजी मस्तान की मुलाकात स्मगलर शेख मोहम्मद अल गालिब से होती है, जो सोने के बिस्किट का स्मगलिंग करता था। हाजी मस्तान के द्वारा अल गालिब सोने का बिस्किट डॉक से बाहर भेजने लगा, कभी टोपी के अंदर, कभी पहनावे के कपड़े में छिपाकर। इस सीन को फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी दिखाया गया है। यहाँ हाजी मस्तान अपने हिम्मत और अक्ल से अपने काम को एक बार शेख अल गालिब ने सोने के बिस्किट से भरा कई बक्सा स्मगलिंग के लिए लाया। एक बक्सा सोने के बिस्किट से भरा मस्तान को दिया और डॉग से बाहर करने को कहा। दूसरा बक्सा लाने के लिए खुद गया, लेकिन तब तक पुलिस की रेड पड़ गई और वो पकड़ा गया। अल गालिब को 3 साल का जेल हो गया। हाजी मस्तान तब भी नहीं पकड़ाया और वो फिर बाद में डॉक पर कुली का काम भी करने लगा। 3 साल बाद जब अल गालिब वापस आया तो उसने पूछा, मेरा सोने का बिस्किट से भरा बक्सा कहाँ है? इस पर हाजी मस्तान उसे अपने झुग्गी झोपड़ी वाले घर में ले गया। यहाँ इसने बक्से को पुराने फटे कपड़े घास फूस से ढक के रखा था, ताकि किसी को इसका पता न चले, किसी को इसकी कानों कान खबर तक न मिले। और अल गालिब को वो बक्सा उसके हवाले कर दिया। कहा, लो अपना बक्सा। बक्से में वैसे ही ताला लगा था। जब अल गालिब ने ताला तोड़ा तो उसमें सोने का बिस्किट वैसा ही था, 200 से 300 के करीब। अल गालिब बिस्किट को देखकर स्तब्ध रह गया। तुमने इसे छुआ तक नहीं? कोई और रहता तो इसे लेकर भाग गया। और अल गालिब को बड़ा ताजुब हुआ। उसने कहा, कोई आदमी इतना ईमानदार कैसे हो सकता है? फिर उसने हाजी मस्तान को गले लगा दिया, बक्से का आधा सोने का बिस्किट उसे दे दिया। दोनों की अटूट दोस्ती हो गई। इसने हाजी मस्तान को अपने धंधे का आधा पार्टनर भी बना दिया।
यही वह टर्निंग पॉइंट है जिसने बचपन के मस्तान हैदर मिर्जा को मशहूर हाजी मस्तान बना दिया। और हाजी नाम तब पड़ा जब 1980 में हज करके लौटा था। उसी समय इसको हाजी टाइटल से नवाजा गया। मस्तान हैदर मिर्जा से हाजी मस्तान बन गया। जब शेख मोहम्मद अल गालिब ने हाजी मस्तान को अपने धंधे का आधा पार्टनर बनाया, तभी से हाजी मस्तान का सपना जो साइकिल रिपेयरिंग के समय देखा करता था, वो हकीकत में अपना शक्ल लेने लगा। लंबी वाइट मर्सिडीज बेंच खरीदा, पेंडर रोड में आलीशान बंगला बनाया, बैंक बैलेंस, नेम, फेम, रिकॉग्निशन एवं एक के बाद एक सब मिलने लगा। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक ऐसा चमकदार सितारा जगमगाने लगा या एक ऐसा डॉन मसीहा बना जिसने कभी भी अपने से एक गोली तक नहीं चलाई और न इसमें कहीं कोई केस या मुकदमे तक का सामना करना पड़ा। इसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पहला मुंबई डॉन का खिताब मिला। इनके कारनामे उस वक्त जो देखने में आया था वह आज भी सबकी जुबान पर वैसे का वैसा ही है। जब तक डॉग पर रहा इसका धंधा फलता फूलता रहा। इलेक्ट्रॉनिक सामान, घड़ी, सोना चांदी का ही स्मगलिंग किया, लेकिन ड्रग्स तथा हथियार का धंधा कभी नहीं किया। जब डॉग से निकलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत करने आया तो उसका पहला उसूल था सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक कोई भी गलत काम नहीं करने का। यह आम पब्लिक के कमाने खाने का वक्त होता है। पुलिस से भी पंगा नहीं लेने का, न देश के खिलाफ कोई गलत काम करने का, ड्रग्स तथा हथियार का धंधा किसी भी कीमत पर नहीं करना है। पुलिस एवं पब्लिक से दोस्ती बना के रखना है। यही बात अपने गैंग के गुर्दों से भी किया करते थे। उन दिनों ये दाऊद का गुरु हुआ करते थे और दाऊद को इनका हर फरमान मानना पड़ता था। बाद में 1980 के बाद दाऊद जब अपना गैंग अलग से बना लिया तो फिर अंडरवर्ल्ड का तस्वीर ही बदल गया। गैंग वार, शूट आउट, एक्सटॉर्शन, रैंसम, खूनी खराबा का दौर खुलेआम बन गया। जिस समय हाजी मस्तान मुंबई वर्ल्ड पर राज करने आए उस समय करीम लाला पठानकोट अंडरवर्ल्ड की दुनिया में काफी सक्रिय था। करीम लाला का एरिया भाईखला से आगे तक था। ये अफगानिस्तान से मुंबई आए थे और यहीं बस गए। इसी कालखंड में वरदराजन मुदुलियार भी काफी मशहूर एवं एक्टिव था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इसका भी सिक्का चलता था। इसका इलाका बसई, विरार, वर्सोवा तक था। यह भी तमिलनाडु से आया था। इसके बारे में विस्तार से चर्चा कभी किसी अगली कड़ी में करेंगे। इस पर भी फिल्में दयावान बनी जिसमें फिरोज खान, विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित काम की थी। छोटा राजन तथा अरुण गवली भी इसी कालखंड की देन है जिस पर अलग से विस्तार से चर्चा किया जा सकता है। अरुण गवली के ऊपर फिल्म डैडी बनी थी और तब से लेकर आज तक उनका परिवार मुंबई की सक्रिय राजनीति में एक्टिव है। 60 से 70 के दशक में हाजी मस्तान मुंबई का पहला स्थापित डॉन बन गया। इन दशकों में मस्तान का कारोबार धूम मचाने लगा। इज्जत, शोहरत, पैसा, कनेक्शन सब कुछ आ गया। मस्तान को नज़दीक से जानने वाला पत्रकार खालिद शाहिद बताते हैं कि हाजी मस्तान के साथ मैं एक बार बनारस गया था। चुपचाप एक होटल में ठहरा। सुबह होते होते लोगों को इनके आने का भनक मिल गई। फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। इन लोगों के बीच हाजी मस्तान के बारे में कहानी मशहूर थी। इन लोगों का मानना था कि हाजी मस्तान के पास 365 रूम का बड़ा मकान है। हर मकान के सामने लंबी बड़ी गाड़ी खड़ी रहती है और हाजी मस्तान हर रोज दरवाजे पर खड़ी इस नई गाड़ी से अपने काम के सिलसिले में सुबह निकलता है और शाम में जब वापस आता है तो उस गाड़ी को बेच देता है और उस पैसे को गरीब में बांट देता है। खालिद शाहिद ने होटल के नीचे आके भीड़ को समझाया और बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिसका जिक्र खालिद ने अपने इंटरव्यू में भी बताया है। और डोगरी दुबई के लेखक डॉक्टर हुसैन बताते हैं कि
हाजी मस्तान की मामूली बहन थी जीनाबाई दारूवाली। इसका असली नाम था जवाहर। जब भी मस्तान को कोई मानसिक परेशानी या दिक्कत होती थी इनके पास आते थे जीनाबाई दारूवाली, इन्हें समझाती थी और समाधान भी बताती थी। हाजी मस्तान एक बार एक समस्या लेकर जीनाबाई के पास गए। जीनाबाई समस्या सुनने के बाद बोली, जमीन पर एक लकीर खींचो, और बोली इसे छोटा कैसे करो। मस्तान ने कहा, हम समस्या लेकर आए हैं और तुम लकीर खींचने की बात कर रही हो। इस पर जीनाबाई बोली, तुम इसके सामने बड़ी लकीर खींचो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तब मस्तान जीनाबाई की इशारा समझ गया। करीम लाला पठान बोलते था दाऊद इब्राहिम का गैंग जो इन दोनों एक दूसरे के साथ खूनी खेल खेल रहा था, आपस में उन लोगों को बुलाया, सुलह करवाया और दोस्ती करवा दिया। कोई भी गैंग मस्तान के बाद टालता नहीं था। इतना दबदबा और इज्जत था मस्तान को। और जब दोनों दाऊद और पठान में सुलह हो गया तब अपना करोड़ों का जमीन जिस पर गुजराती फैमिली कब्जा किए था, जो मारने के बाद भी खाली नहीं करता था, उस प्लॉट को इन दोनों के द्वारा खाली करवा दिया। जीनाबाई दारूवाली का संबंध दाऊद फैमिली, करीम लाला, हाजी मस्तान से काफ़ी अच्छा था। कई बार तीनों का मीटिंग जीनाबाई खुद अपने घर पर करवाती थी। हाजी मस्तान के पहली बीवी सफराबाई से 3 बेटी थी, लड़का नहीं था। मस्तान ने सुंदर शेखर नाम के व्यक्ति को गोद लिया, जो आजीवन मस्तान का बेटा बनकर रहा। सुंदर शेखर हाजी मस्तान को बाबा कहकर बुलाता था। सुंदर की शादी भी बड़ी धूमधाम से किया। इसमें सभी अंडरवर्ल्ड के माफिया, पुलिस, पॉलिटिशियन, फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग आए। सुंदर कहते हैं बाबा के फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी पुराना रिश्ता रहा, काफ़ी बहुत था। संजीव कुमार सबसे अच्छे दोस्त थे। फिरोज खान, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, बाला साहब ठाकरे एवं राज कपूर साहब से इनकी दोस्ती थी। फिर आगे सुंदर बताता है कि जब फिल्म दीवार बन रही थी तो अमिताभ बच्चन तथा सलीम खान कई बार बाबा से मिलने आते थे। इनका हाव भाव जानने, ये कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब तरीका समझने के लिए बाबा के पास वो लोग आते थे। हाजी मस्तान को फिल्म एक्ट्रेस मधुबाला से बेहद प्यार था, लेकिन मधुबाला कभी सामने नहीं आ पाई। इनका प्यार एक तरफा था। सोना नामक एक एक्ट्रेस जो उस समय स्ट्रगलर हुआ करती थी, इसका चेहरा मधुबाला से काफ़ी मिलता जुलता था। इन्हीं से शादी करने इसको लेकर फिल्में भी बनाए, लेकिन वो अधिक तक नहीं चली। कहा जाता है कि हाजी मस्तान फिल्मों में बहुत बड़ा फाइनेंसर का रोल करता था। कई फिल्में भी प्रोड्यूस की और करवाए। फिल्मों से काफ़ी लगाव था इनके। काफ़ी अटूट नज़दीकी रिश्ते थे प्रशासन से, पुलिस वाले से, पॉलिटिशियन से, बिजनेसमैन से। तभी तो इन्होंने एक बार कहा, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सीन अमॉन्ग फेमस पर्सनैलिटीज फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड द फिल्म इंडस्ट्री एज ए सिंबल ऑफ पावर। हाजी मस्तान के बारे में कहा जाता है कि बिना खून खराबा के रियल इस्टेट के धंधे में करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाए। मुंबई के पॉश इलाके पेडर रोड पर सी फेसिंग बंगला बनवाया, जो इन दिनों इनके बारे में एक घटना मशहूर है। एक कस्टम ऑफिसर इनका कोई बात नहीं मानता था, वो काफ़ी जिद्दी वसूल वाला था। हाजी मस्तान को तंग किया करता था। हाजी मस्तान ने कई ऑफर दिए, लेकिन उसने सब कुछ ठुकरा दिया। हाजी मस्तान चाहते तो उसे मरवा भी सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपने कनेक्शन एवं पैरवी की वजह से उसे ट्रांसफर करवा दिया। जब वह कस्टम ऑफिसर मुंबई छोड़कर जाने लगा, हाजी मस्तान मुंबई एयरपोर्ट पर गया और जिस फ्लाइट से उसे जाना था उसमें सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद वो फ्लाइट के अंदर गया।
उड़ान भरने से ठीक कुछ मिनट पहले हाजी मस्तान भी उस फ्लाइट में गया, उससे हाथ मिलाया और कहा ऑल द बेस्ट, गुड लक। यह सोच था हाजी मस्तान का। इन्हें अपने जीवन का किसी भी गैर कानूनी धंधों की वजह से जेल नहीं जाना पड़ा। खुद कभी किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं। मारिया पुजो की एक किताब है गॉडफादर, जिस पर फिल्में भी बनी। इसके मेन कैरेक्टर डॉन कार्लोन से उनका काम करने का तरीका काफी मिलता जुलता है। गॉडफादर खुद कोई काम नहीं करता था, 10-15 लोगों का वो चेन बना के रखा था। पहले वालों को सिर्फ दूसरा ही जानता और दूसरे वाले को सिर्फ तीसरा न कि पहला। इसी तरह से पूरे चेन सिस्टम में दो ही लोग जानते थे एक दूसरे को क्या करना है, किससे करवाना है। अगर कोई भी पकड़ा जाता तो एक ही व्यक्ति को हमेशा के लिए हटाना पड़ता था और सारे राज उसी के साथ दफन हो जाता था। और फिर कभी वो गॉडफादर पकड़ा नहीं सकता था, कभी पकड़ाया नहीं। इसी तरह हाजी मस्तान का काम करने का तरीका होता था। कभी भी डायरेक्ट किसी भी क्राइम में, किसी भी घटना में वो इन्वॉल्व नहीं होता। कहा जाता है कि एक बार शक के कारण यानी अरेस्ट कर लिया, तभी इन्हें जेल नहीं भेजा। कोल्हापुर में 2 रात गेस्ट हाउस में रखा गया। फिर होटल में आने लगी। उनकी सुविधा में तमाम बातों का ख्याल खुद पुलिस वाले रखा करते थे। पब्लिक दबाव के कारण इन्हें रिहा कर दिया गया। हाजी मस्तान का लाइफ स्टाइल गजब का था, लेकिन अनूठा। वाइट पैंट शर्ट, वाइट शूज, वाइट मर्सरीज वैन, वाइट 555 सिगरेट, वाइट हाउस। इससे आप ऐसे समझिए कि वो व्यक्ति अपने धंधे में, अपनी यात्रा में बेदाग था। कभी कोई दाग नहीं लगा। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी। इंदिरा गांधी के आदेश पर चुन चुनकर सभी पॉपुलर व्यक्ति को अरेस्ट कर दिया गया। इनमें हाजी मस्तान था। हाजी मस्तान ने इंदिरा गांधी को मैसेज भिजवाया, जितना पैसा लेना है ले लीजिए, लेकिन मुझे बाहर कर दीजिए। लेकिन इंदिरा गांधी मानी नहीं। इंदिरा गांधी को शक था कि हाजी मस्तान अपोजिशन के साथ उठता रहता है। 18 महीने तक मुंबई के जेल में हाजी मस्तान रहा। इसी दरमियान हाजी मस्तान की मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई। हाजी मस्तान जेपी से काफ़ी प्रभावित हुए। जेपी अपने बातचीत के दरमियान हाजी मस्तान के आइडियोलॉजी को प्रभावित कर दिया। हाजी मस्तान को कसम खिलवाया कि तुम प्रॉमिस करो जेल से निकलने के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जो देश के खिलाफ हो, संविधान के विरुद्ध हो। हाजी मस्तान ने कसम खाई। 18 महीना जब जेल में रहने के बाद वो रिहा हुआ तो इसका विचारधारा बदलने लगा। धीरे धीरे गैर कानूनी काम कम करने लगा। उन दिनों दलित नेता जोगिंदर कांवरे के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ रखा और दिलीप कुमार इनके पार्टी का प्रचार किया करते थे। इसी पार्टी के तहत चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। हाजी मस्तान के ज़माने में ही ब्लैक मनी का बोलबाला पॉलिटिक्स में दिखाई पड़ने लगा। कहा जाता है कि राजनीति में पैसों का खेल 1980 से शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक यह धंधा फलता फूलता रहा है। और यह भी कहा जाता है कि 1980 के बाद हाजी मस्तान की ताकत घटने लगी। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में नई ताकत भरने लगी। दाऊद धीरे धीरे हाजी मस्तान से अलग हो गया। दाऊद ने हाजी मस्तान के आइडियोलॉजी एवं सिंडिकेट के खिलाफ काम करने लगा। गैंगवार शुरू हो गया। दाऊद फिरौती, जमीन पर कब्जा, सुपारी किलर, मर्डर आदि सब तरह के क्राइम को अंजाम देने लगा। इसी वक्त माननीय सुरवे खुद अपना गैंग बनाया, गन उठाकर जस्टिस देने लगा। दाऊद के गुर्गों को भी मारने लगा। अंत में दाऊद पुलिस से दोस्ती कर बडाला में पुलिस के द्वारा ही इसे काउंटर करवा दिया।
समय बीता गया, हाजी मस्तान धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय होने लगा। उधर करीम लाला गए और दाऊद में फिर से गैंगवार शुरू हो गया और करीम लाला भी धीरे धीरे अपना धंधा समेटने लगा। उधर वरदराजन मुदलियार को तमिलनाडु शिफ्ट होने का मन बनाने लगा, जबकि अंडरवर्ल्ड में उस वक्त उसका काफ़ी दबदबा था। 25 जून 1994 को मुंबई पर 20 साल राज करने वाला हाजी मस्तान हार्ट अटैक का शिकार हुआ और हमेशा हमेशा के लिए मुंबई की अलविदा कहा गया। इनके ऊपर फिल्म दीवार और वंस अपॉन टाइम इन मुंबई बनाई और बाद में 2017 में रजनीकांत ने भी हाजी मस्तान के लाइफ पर काला करिकलम फिल्में बनाई जो 1918 में रिलीज हुई। इस फिल्म पर हाजी मस्तान का गोद लिया लड़का सुंदर शेखर ने केस कर दिया। फिर बाद में रजनीकांत ने सफाई दी, यह फिल्म हाजी मस्तान पर नहीं। बस अपने आखिरी पड़ाव में इतना कहना है कि तमिलनाडु से 1926 में 8 वर्ष का हैदर मिर्जा मुंबई आकर सुल्तान मिर्जा बना और फिर हाजी मस्तान बनकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर 20 साल तक राज किया। हाजी मस्तान के कैरेक्टर से हमें महसूस होता है कि जीवन कितनी संभावनाओं से भरा है। यह हमने हाजी मस्तान के केस में देखा। जीवन के अंतिम दौर में यह व्यक्ति गरीबों का मसीहा बना, हजारों शादियाँ करवाई, अपने घर पर बरसों बरस आने वाली हर फरियादी को न्याय दिलाता रहा है और एक रॉबिन हुड की छवि बना। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हाजी मस्तान एक माफिया से मसीहा कैसे बना, इसकी एक झलक हमने आपके सामने पेश किया है। यह अकेला पहला मुंबई का डॉन था जिसने कभी भी न गोली चलाई, न किसी का मर्डर किया, न कभी जेल गया, लेकिन अरबों खरबों का मालिक बना। उनकी चहेता इनको गरीब नवाज तक का कहा करते थे क्योंकि इन्होंने हजारों की मदद की। यह पहला ऐसा व्यक्ति है जो माफिया से मसीहा तक का सफ़र पूरा किया। मुझे उम्मीद है कि हाजी मस्तान को एक नए रूप में आकर देखने का मौका मिला है। धन्यवाद।